रचनाकार भगत सिंह रचना एक लेख और एक पत्र। विद्यार्थी और राजनीति। इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा ना लें। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूलों कॉलेजों के नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। वहाँ भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है, और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता। उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब वे पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे पढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज की अकल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही हासिल की जाए। ऐसी शिक्षा की ज़रूरत ही क्या है? कुछ ज़्यादा चालाक आदमी ये कहते हैं, काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो ज़रूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा ना लो, तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फ़ायदेमंद साबित होगे। बात बड़ी सुंदर लगती, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग प्रिंस क्रोपोटकिन पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे, यह कौन सी पुस्तक है? और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। लड़का बोल पड़ा, प्रिंस क्रोपोटकिन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा ज़रूरी था। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा और उसने फिर कहा, ये रूसी सज्जन थे। बस रूसी कहकर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता। अब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना है? ऐसी स्थिति में वे नौजवान क्या सीख सकते हैं? दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति, पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ? क्या वह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं? सरकारों और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी, तो फिर यह भी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं? कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरी से नाराज़। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराज़गी का ही हुआ। क्या विद्यार्थियों को जन्मते की खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? हम जो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं पशु हैं, पेट के गुलाम हैं, तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े? सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दें और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्योछावर कर दें। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसी आज़ादी मिल सकेगी? क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोगों में से ऐसे लोग निकल सकेंगे? यह तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में न फंसे हों, और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कोई व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो।
सिर्फ गणित और ज्योमेट्री की ही परीक्षा के पर्चों के लिए घोटा ना लगाया हो। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? तब हमारे उपदेशक कहाँ थे जो उनसे कहते जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो? आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह गए? सभी देशों को आज़ाद करने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए अत्याचार भूल नहीं सकते। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की ज़रूरत है। वे पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे, अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दे, वरन बचने का कोई उपाय नज़र नहीं आता। सुखदेव के नाम पत्र। प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूँ कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे, वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी हैं। इसी प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था, वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती। उदाहरणार्थ, मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय और मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचारों में भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। आपको याद होगा कि एक दिन मैं आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। तब मैंने आपको बताया था कि कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। मुझे उस चर्चा का समय एवं स्थान भली प्रकार याद है। हमारी यह बात शहंशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है, परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूँ कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। क्रांतिकारी का तो कहना ही होगा, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता। आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना को हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। मैं ये समझता हूँ कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया उसके लिए कष्ट उठाएं। दूसरी बात यह है कि यही वह अवसर है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है, जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था। कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अब हम अपने लक्ष्य को पूर्णतया सफल हुए हैं। बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूँ कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान ही था, न हमें यह विचार सूझता ही था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कहा जा सकता। हमारे मित्र श्री यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु तो स्पृहणीय है। क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे?
हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ। समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्युदंड दिया जाएगा, उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सजा सुनाई जाएगी और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना, केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। मैं और आप, वरन मैं कहूँगा हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया है। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है, वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देती। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमय स्थितियों को बहुत पसंद करते, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र के असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। मैं कहूँगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं, यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों को, जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है और जेलें ही ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना। आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदी गृह में विपत्तियां सहन करना ही ज़ारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय से पूर्णतः परिचित हों और इस समस्या का निजी अनुभव रखते हों? केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों को पर छोड़ने का अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं, उन सब से पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं, मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या नासमझ। वे आपके इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं समझ सकते क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत परे हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदी गृह का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? संभवतया आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर साधारणतः निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते हैं जो जेल के बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते हैं। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा? कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्यों और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालें कि हमने इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है? नहीं,
इस प्रकार का परिणाम निकलना उचित नहीं है। इससे तो उस व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदी गृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं होता? यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। मैं तो यह कहूँगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप के औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। उनमें मार्क्स भी एक था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निस्संदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ। मैंने और आपने भी इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है। निस्संदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हमने इस प्रकार एक कठिन कार्य को हाथ में लिया है तो हमें उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वे भी हमको छोड़ गए। क्या ये परिस्थितियां असीम परीक्षा युक्त न थी? फिर अपने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क था? क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों की शक्ति नहीं देता है? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं, जो जेल से दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? यदि वाकुनीन ने आपके समान सोच विचार किया होता तो वह प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था। आप इस विचार से ही घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ? यहाँ तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियाँ भी नहीं हैं। मुझे तो इस प्रश्न का विचार करने में भी घृणा होती है। आपको इस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे ये कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, अर्थात आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती, तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक है। एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक स्वर्ग, दंड एवं पारितोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूँ। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी।
परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं। विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ। आशा है कि आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न वह होगी ही। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप से और विश्वव्यापी हो, और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दे दी जाए। मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतः अवगत हैं। इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने एवं बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूँ जब उसका प्रभाव स्थायी हो और देश के लोगों के हृदयों में हमारी फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाएं। बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं।